लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, क्या इक्विलिब्रियम होती है, और उसके फिर टाइप बताए थे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आज हम उसके आगे का प्रोसीड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी मैंने आपको, है ना। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम होती किस तरीके से सेटअप है ना। इक्विलिब्रियम इन द केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। इधर कंसंट्रेशन ले लो, है ना, और इधर टाइम। ये मान लो कोई रिएक्टेंट ले लूं मैं, ये A प्लस B कोई रिएक्टेंट, ये तो रिएक्शन ही थी ना, से इसीलिए जानते हो क्या। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। देखो इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जब शुरुआत की कंडीशन होती है तो टाइम 0 होता है ना। तो टाइम 0 होता है तो रिएक्टेंट अपनी एक्सेस में होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टेंट ही होता है। उसके बाद टाइम इंक्रीज होना शुरू होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होना शुरू होता है, और प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू होता है। ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। प्रोडक्ट का ग्राफ बोले तो ये वाला C प्लस B का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये A प्लस B का ग्राफ है। और दोनों के बीच में आपको ये भी पता है, ये वाला साइन करता है रिवर्सिबिलिटी का। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो रिएक्टेंट जो होता है वो घटता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीज आफ्टर वो टाइम इंटरवल, है ना। बट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर बिकम्स इक्वल, है ना। दिस इक्वेशन अराइजेस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमने माना कि ये रेट कह सकते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में बता सकते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट सी हो जाती है, रिएक्शन स्टैटिक सी हो जाती है, रुकी हुई सी महसूस होती है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है या इसका रेट इसके बराबर हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस ग्राफ से बता सकते हैं, ठीक है। जब दोनों पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के, पैरेलल है ना, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली देख रहे हो, और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ है ये किसे बताता है, हमारा इक्विलिब्रियम को बताता है। और रही बात इसके लिखने का अंदाज क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसे बर्तन के अंदर लेंगे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, शुरू में टाइम जब 0 होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये भी और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में तो प्रोसीड होती है। शुरू में तो क्या होता है कि ये इधर को प्रोसीड ज़्यादा होता है, अगर इक्विलिब्रियम सेटअप होती है ये इधर को ज़्यादा प्रोसीड होता है, ये नहीं वापस आता, ठीक है। फिर जब क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, फिर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलने लगती है ना। और जब दोनों डायरेक्शन में चलती है जब रिवर्सिबिलिटी होती है, शुरुआत में नहीं चलती, रिएक्शन आगे की तरफ ही जाएगी क्योंकि कंसंट्रेशन इधर कम ज्यादा होती है, उधर ज्यादा कम होती है, तो उधर ही मूव करेगी रिएक्शन, और जब उधर मूव करेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, है ना, क्लियर, समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वापस जैसे ही बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर, समझ गए। तो एक बैलेंस बना रहता है, और बैलेंस ही होती है हमारी इक्विलिब्रियम। इक्वल को तो बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस देखा होगा तुमने, यस सर। हाँ, बैलेंसिंग तोलने वाली मशीन जो होती है, कांटा जो होता है उसमें बराबर हो जाता है ना ऐसे, ठीक है, जो वेट तोलने वाली मशीन होती है, एक तरफ इधर रख वेट रख देते हैं, एक तरफ इधर
दूसरा सामान रख देते हैं जो भी तोड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। अब मान लो मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके अलावा मैंने लिया N2 + 3H2, एक बंद बर्तन के अंदर कराएंगे हम ये रिएक्शन, NH3 बना, ये गैस फेज में है, ये गैस फेज में है और ये भी गैस फेज में है। ठीक है, ये है हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का मेथड। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है ये हम बात करेंगे 12 में, नोट है हैबर प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट थे, उनसे अमोनिया बनाने का मतलब बेस्ट मेथड प्रिपरेशन फॉर द अमोनिया। ठीक है, अब वो क्या क्या कंडीशन है वो तो बाद की बात है, क्योंकि वो कंडीशन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये रिएक्शन कैसे होगी वो डिस्कस जरूर करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कैन नॉट कंसिडर हियर। अब ये दोनों रिएक्टेंट मिले, प्रोडक्ट बना, और जैसे प्रोडक्ट बना अमोनिया, अमोनिया बनेगा शुरू में कम, तो रिएक्शन आगे ही मूव करती रहेगी, फिर और ज्यादा बनेगा अमोनिया, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अमोनिया इतना बन जाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम। इधर टाइम और इधर कंसंट्रेशन। देखो एक तो ग्राफ ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये सिचुएशन क्या है हमारी इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो है हमारा H2, ये है N2 और ये है हमारा 2NH3। मतलब NH3 वो तो बाद की बात है, वो तो नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करता है, वो बात की बात है। अब इसकी कंसंट्रेशन मैंने इसे ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल है, 6 मोल है, कीप इन माइंड, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द ग्राफ ऑफ नाइट्रोजन इज अबव देन नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर? तो इसका ग्राफ ऊपर है, इसका नीचे है, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये तो ग्राफ ऊपर लिया मैंने, ठीक है? तो ये बात है, आप ये क्वेश्चन कहेंगे कि ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट का कोई मतलब ये नहीं कि जरूरी इंटरसेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट हैं भाई, वहां तो मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया, किसी की कोई पहचान तो है नहीं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मैंने इसी ग्राफ पे ले लिए, दोनों प्रोडक्ट मैंने इसी ग्राफ पे ले लिए। अब इस ग्राफ को शो करने का मतलब सीधा सीधा है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन लगभग बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है पूरी, तो इसलिए एक ही लाइन पे दिखाया मैंने दोनों को, वहां ऐसा नहीं दिखाया मैंने। तो कंसंट्रेशन की वेरिएशन है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी 3 मोल, 3 मोल पर लीटर ले लो या मोल कह दो, इसी कितनी है 1, उसी कितनी है 2। ठीक है, हैंस 3 ग्राफ कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो। ठीक है सर, जब अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है नाइट्रोजन से तो उससे ऊपर क्यों नहीं होगा? किसे है NH3 का तो 2 मॉलिक्यूल है उसके। अच्छा ये कहना चाह रहे मतलब इसके 2 मोल हैं, इसे ऊपर क्यों नहीं लेंगे हमें? अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर देगी पहली बात, तो फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन का वेरिएशन जो हम दिखा रहे हैं अलग अलग रिएक्टेंट की टर्म में वो खत्म, समझ गए? क्लियर? तो ये ग्राफ पैरेलल आ जाएगी तीनों के, जहाँ पैरेलल आ जाएंगे वही कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, सर, इस कंडीशन में NH3 भी नहीं होगा और H2N2 भी नहीं। सर, तीनों चीज जो है मतलब ये N2 और H2 तो होंगी,
हाँ और NH3 भी होगा। हाँ, नहीं उतना नहीं, अलग अलग होंगे, ये मोल नहीं दिखा रखे यहाँ पे। तीन मतलब बताओ, कोई कन्फ्यूजन है तो? सर देखो 2H2 और NH3 तीनों इक्वल हो गए क्या? नहीं नहीं, इक्वल कहाँ है, यहाँ रिएक्शन देखो ना। अरे एक मोल ये 3 मोल, ये 2 मोल, तो इक्वल है ना। इधर टोटल 4 मोल है, उधर 2 मोल बनने हैं। इसकी बात बाद में करने वाले हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे हम, अभी तो बीच में काफी 3 दिन लग जाएंगे। ये हफ्ता पूरा लग जाएगा शायद, ये हफ्ता ना लगा तो इस हफ्ते में ही आगे चले जाएंगे, मतलब जहाँ बताएंगे इसकी बात डिटेल में। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से बनता है। फिर मान लो आपको क्या बनाना हो और दूसरा ग्राफ बना दूं मैं, ये कंसंट्रेशन जिसके बीच में भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगी उसका ही ले लो आप एग्जांपल कोई भी। यहाँ टाइम, सब यहाँ नहीं ले सकते, सबको यहाँ नहीं ले सकते, बिकॉज आर रिएक्टिंग स्पीसीज कैन नॉट सेट अप द इक्विलिब्रियम, है ना, बिकॉज some reaction are reversible in nature and most of reactions are irreversible in nature because those reactions are completed in one direction in the formation of product. अब मैं ले लूँ H2 plus I2 ले लूँ, H2 plus I2, समझ गए? यहाँ मैं क्या बना दूँ, एरो 2HI बन गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब ये जो दोनों ये वाले ग्राफ है ना, दोनों इनके सेम मोल है, सेम मोल है ना, तो इन्हें एक लाइन में दिखा सकते हो आप। देखो इसका ग्राफ अपनी किताब में, ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया इतना? अब देखो ग्राफ ऐसे ही बनाने का तरीका है, सिंपल सा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये H2 और I2 हो गया, H2 और I2, और क्या बनाना आपको, HI, लो जी HI बना लेना, तुम्हारे घर से कौन सा पूछा? ये क्या बन गया, HI, समझ गए? क्लियर? तो देखो HI कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और इसकी, और ये लाइन, अगर रिएक्शन को कंप्लीशन की साइड दिखाना हो आपको तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे कर दो आप, इसे नीचे मिला दो, कंप्लीशन की तरफ दिखा दी मैंने, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट जो था घटता 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 यहाँ आ गया है, कंप्लीशन की बात कर रहा मैं, तो यहाँ जो वापस इस लाइन में, तुम यहाँ वापस, तो यहाँ टाइम तो जितना भी होगा वो तो बाद की बात है, इक्विलिब्रियम तो सेटअप हो चुकी है ना। इस सिचुएशन में अगर यहाँ देखते हो आप, अगर यहीं तो देखोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, इसकी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट ही तो है ये, और देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अप्रोच टू मैक्सिमम, प्रोडक्ट बन गया पूरा, ठीक है, मतलब से ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अरे भाई रिवर्सिबल है, कंप्लीशन की साइड दिखा दे मैंने, रिवर्सिबल है, इसने कहा रिवर्सिबल है, सर जब ये लगा देते हैं तो वो रिवर्सिबल केस दिखाया मैंने, ठीक है, अगर कंप्लीशन दिखा दे तो फिर तो रिवर्सिबल कहेंगे ही नहीं हम, आगे बताएंगे इसके बारे में। डोंट लाफ, ठीक है, समझ में आ गई बात?
क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। दो साइंटिस्ट थे नॉर्वे के या नॉर्वे के, जहाँ के भी तुम्हें पता होगा, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है। ये वही है जहाँ रात दिन का कुछ सिस्टम है कि 6 महीने कुछ इस तरीके से। नॉर्वे तो जहाँ रात दिन का सिस्टम है, कुछ ज़्यादा रात होती है लंबी रात, मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी जी के बड़ी स्ट्रॉन्ग सोची लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जब कोई केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती है तो उससे पहले बीच में एक आ जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेटअप करवाते हैं, और वो किस तरीके से करवाएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो साइंटिस्ट है आगे नॉर्वे के गुलबर्ग और वागे, है ना, गुलबर्ग और वागे। तो इन्होंने क्या कहा, जब कोई रिएक्शन होती है ना तो जो उसका रेट होता है ना, रिएक्शन का रेट, वो चाहे तो रिएक्टेंट की टर्म में कह दो आप, चाहे प्रोडक्ट की टर्म में। रिएक्टेंट की टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे हम, और प्रोडक्ट की टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाता है तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। और समझ में आ गई, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे है धातु, दानी ने बताया अभी, बस गुलबर्ग और वागे को बताया, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मान लो उसमें रिएक्टेंट जो हो वो उनका कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो जो रिएक्शन का रेट होता है कंसंट्रेशन की पावर चढ़ा दी जाती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझिए। तो देखो पहले हम बात करते हैं एक्टिव मास की। एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन इन मोल लीटर इनवर्स इज कॉल्ड एक्टिव मास, ठीक है। इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट की हो सके स्पेलिंग गलत हो चेक कर लेना, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, लगा मुझे ऐसा। तो कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी आल्सो, है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, बड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये भी समझ में नहीं आता फिर क्या है। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये पहचान है इसकी मैंने। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में तो मोलरिटी होती है, पहचान है ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये पहचान है इसकी, ठीक है। समझिए, मान लो जैसे आपने क्या रिएक्शन क्या बना, प्रोडक्ट बना, तो हम क्या लिखेंगे, एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू क्या, ये एक्टिव मास है। अगर आर लिख दोगे वो एक्टिव मास नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट में
एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन ही कहेंगे, वैसे तो कुछ नहीं है ये। कभी आप एक्टिव मास को या अलग बॉडी डिनोटेशन दिया बस इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में P इक्वल टू कितना, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बस, खत्म बात। और रही बात वो वैल्यू होगी, वो तो मोल पर लीटर में आनी है, और वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड वगैरह करते हैं वो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं गुलबर्ग और वागे पे, गुलबर्ग और वागे पे। तो जो रिएक्शन का रेट बताया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, समझ गए, क्लियर। तो इस तरीके से रेट निकालते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं ऐसे। ये तो कर लिया एक्टिव मास, मान लो मैंने एक जनरल सी इक्वेशन लिखी जिसका मैंने नाम दिया ए प्लस बी, जो मैं ले रखे चल रहा शुरू से, वो इक्वेशन में ड्राइव कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये सी डी और डी बना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस आता हूँ ब्लैक स्क्वायर में जहाँ मैंने छोड़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ईच ए टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीशीज। आई बात समझ हैं? लैंग्वेज में लिख के बताते हैं जब समझ में आएगा। तो रेट ऑफ एफ आर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके ए की पावर ए, है ना, क्लियर, और इनटू बी की पावर बी। अब बताता हूं वैसे लैंग्वेज में। मैंने बताया कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टिंग स्पीशीज या जो प्रोडक्ट की स्पीशीज होती हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझिए। और अगर उनके कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे होते हैं तो उन्हें पावर में लगा देते हैं, ये बताया मैंने। तो रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, उनकी कंसंट्रेशन की पावर कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चलाते हैं जो दी हुई क्वेश्चन में, तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए। तो ये तो फॉरवर्ड का हो गया। अब बैकवर्ड का निकाल दो। तो रेट को मैं क्या लिख दूं, R1 से लिख दूं मैं, तो यहाँ पे के एफ लिख दूं मैं। के बोले तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या, ए की पावर ए और बी की पावर बी, समझ रहे मेरी बात। इसी तरीके से मैं R2 निकाल दूं, सॉरी इसे RF कह दूंगा। RF बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इज दैट क्लियर। RB बोले तो बैकवर्ड, गेट लगा दो पीछे का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB, B की पावर सॉरी C की पावर C, ये तो आ गया, और D की पावर D, ठीक है, समझिए। ये फर्स्ट और ये सेकंड। We have already told you in the previous class, it means last class, on Saturday class, सैटरडे में बताया था ना,
rate of forward reaction equal to rate of backward reaction are equal when chemical equilibrium या equilibrium is achieved. ठीक है? Yes. तो देखो R F इक्वल टू किसके R B के जब भी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगी यहाँ लिख देना लैंग्वेज में at equilibrium तो rate of forward reaction equal to rate of backward reaction both are equal then the chemical equilibrium या equilibrium is set up और बना लो सेटअप क्या दिक्कत है इधर लिख दूं मैं AF A की पावर A B की पावर B इक्वल टू क्या A B C की पावर C और D की पावर D ठीक है AF का कॉमन कितना A B इक्वल टू कितना C की पावर C Keep silence जब कहा जाएगा जब बोलना ठीक है the ratio of the forward reaction constant and the ratio of the backward reaction constant is equal to rate constant मतलब equilibrium constant आगे तुम्हें बताइए समझ गए क्या बताया मैंने रेट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी इट इज द रेशियो ऑफ rate constant for forward reaction and rate constant of backward reaction in other word we can say that also क्या कह सकते हैं equilibrium constant is the ratio of product of the concentration of product and product of the concentration of reactant is called equilibrium constant ठीक है Yes, sir. that is called constant